हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? जो एक स्टेटमेंट एक इंसान बोलता है जो मरने वाला है, और वो अपनी स्टेटमेंट में अपना कॉज ऑफ डेथ बताता है या फिर सर्कमस्टांसेस बताता है, तो फिर वो होती है डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसके बेसिस पे कन्विक्शन भी हो जाती हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि जो एक इंसान है वो कभी भी झूठ बोल के भगवान के पास नहीं जाएगा। सेक्शन 32 क्लॉज 1 के कुछ एसेंशियल्स भी हैं, जैसे कि जो स्टेटमेंट है वो ओरल, रिटन या फिर कंडक्ट बताना चाहिए टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करनी चाहिए टू कॉज ऑफ डेथ, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर द रिजल्ट ऑफ डेथ। जो फोर्थ एसेंशियल है वो है डैट जो डिकीज्ड है उसकी डेथ का क्वेश्चन होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज़ नॉट नेसेसरी। अगर उसको लग रहा है वो बच जाएगा पर वो मर गया है, तो जब भी उस कंडीशन में उसने कुछ बोला है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ही एडमाइसेबल होगा। Now we will see the difference between English law and Indian law in regard to dying declaration। देखो, जो इंग्लिश लॉ है उसके अंदर इसेंशियल है फॉर डाइंग डिक्लेरेशन की एडमाइसिबिलिटी के लिए डैट जो इंसान डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसके अंदर एक्सपेक्टेशन हो मरने की। अगर उसको लग रहा है वो बच जाएगा और वो फिर भी कुछ बोले तो फिर वो एडमाइसेबल नहीं होगा, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी है। और इंडियन लॉ में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर उसको लग रहा है वो बच जाएगा और वो मर जाता है तब भी वो चीज़ एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमाइसेबल होगी। डाइंग डिक्लेरेशन किस किस केस में एडमाइसेबल होगी अब हम ये देखेंगे। देखो, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक्ट करनी चाहिए अपॉन कोलैबोरेशन। जो अदर फैक्ट्स हैं उसके साथ वो मिलते जुलते होने चाहिए और सेम ट्रांजैक्शन बनानी चाहिए। ऐसा ना हो इंसान ने डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ और ही बोल दिया है और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो फिर इस केस में वो डाइंग डिक्लेरेशन एडमाइसेबल नहीं होगी। जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ट्रू है एंड वॉलंटरी है। जो कोर्ट है उसको डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करना है, जिससे कि वो इंश्योर करे कि डैट जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी भी टॉर्चरिंग का रिजल्ट नहीं है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर मान लो जो इंसान दे रहा है डाइंग डिक्लेरेशन वो अनकॉन्शियस है एंड जो वो बोल रहा है वो ढंग से क्लियर नहीं है, तो इस केस में वो माइंड नहीं जाएगी। और मान लो अगर कोई डीडी इनकम्प्लीट है, सपोजिंगली वो डाइंग डिक्लेरेशन इंसान दे रहा था और इंसान देते देते वो मर गया, उसने अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करी, तो इस केस में वो एडमाइसेबल नहीं होगा। वो जो स्टेटमेंट है, वो जो डीडी है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड रिलायबल होनी चाहिए। नाउ सपोज करो डैट एक बंदा एफआईआर लिखवाने गया डैट मेरे को इसने बहुत मारा है, एंड 2 दिन बाद वो इंसान मर गया, तो जो क्या वो स्टेटमेंट थी जो उसने एफआईआर के रूप में बोला था, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमाइसेबल होगी? यस, ये होगी एडमाइसेबल। ये एक केस लॉ में बताया गया था, डैट इज़ के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड उसमें बोला था कि येस, एफआईआर विल बी एडमाइसेबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। नाउ वी विल सी डैट कौन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कन्फेशंस में स्पेसिफिकली बताया हुआ है डैट कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कौन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वैसे ही डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं बता रखा। यस, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है डैट ये रिकॉर्ड कर सकता है, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एनीबडी कैन रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन, पर हाँ, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई है तो यस, इट इज़ मोर रिलायबल। बस यही है, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर कोई मरने वाला है तो फिर हम स्पेशल अरेंजमेंट करा के उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, इट इज़ लाइक नॉर्मल थिंग, इसलिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और जो डाइंग डिक्लेरेशन है
उसके कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि किस तरीके से वो दी जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट भी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो जैसे बोल रहा है हम वो रिकॉर्ड करेंगे बस। जो कन्विक्शन है वो सोलली ऑन द बेसिस ऑफ टैंक डिक्लेरेशन हो सकती है। जो केस था पालका नारायणा स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस था। क्योंकि इसके अंदर एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ पैसे उधार दिए थे और एक सर्टेन डेट को जो वो था जिसने पैसे दिए थे वो चाहता है अपने पैसे वापस लेने, और वो अपनी वाइफ को बताता है रिगार्डिंग द सेम। मतलब कि उसने सर्कमस्टांसेस बताए थे अपनी वाइफ को, और 2 दिन बाद ये पता लगा दैट वो इंसान मर गया है। एंड उसके बाद जो उसकी बॉडी थी वो 7 पीस में मिली थी, जो लोडेड था एक बॉक्स में रेलवे स्टेशन के पास। फिर इस केस में जो बी था वो वाज हेल्ड एज अक्यूज्ड। क्योंकि एक तो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे जो उसने अपनी वाइफ को बताई थी, और जब कोर्ट ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को स्क्रूटिनाइज़ किया और एनालाइज किया अच्छे से, तो सबसे पहले बात आई कि उसने अपने वाइफ को सर्कमस्टांसेस बताए थे जो बिल्कुल एडमाइसेबल था, वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमाइसेबल था। सेकेंडली वहाँ पे एक मोटिव था, डैट इज़ मनी, डैट उसको पैसे देने थे। एंड तो फिर यहाँ पे एक मोटिव भी अराइज हुआ था। और थर्डली जो बॉक्स था जिसके अंदर बॉडी मिली थी वो फाउंड हुआ था डैट वो अक्यूज़ का था। तो इस केस में ये हुआ था, और डाइंग डिक्लेरेशन वाज एडमाइसेबल जब उसको ढंग से स्क्रूटिनाइज किया था। तो जो सेकंड केस है आर मनी वर्सेस तमिलनाडु, उसके अंदर एक वाइफ थी जो मर गई थी आफ्टर बर्निंग, और उसके घर में वाइफ थी, उसके हस्बैंड थे और उसके 3 बच्चे थे। जो बच्चे थे वो टीवी देख रहे थे। जो हस्बैंड था वो अपने बच्चों को बोलता है डैड तुम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाके खेलो, एंड जो हस्बैंड था वो दरवाज़ा वगैरह बंद कर देता है। उसके बाद जो वाइफ होती है वो जल के मर जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, और जो डॉक्टर है वो रिकॉर्ड करता है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसके अंदर जो वो वाइफ है वो बोलती है डैड मेरे पति ने मेरे को चलाया है। तो फिर ये टीटी की तरह एडमाइसेबल हो गई, एंड जो उसका हस्बैंड था वो अक्यूज़ हेल्ड हो गया। पर जब बाद में कोर्ट ने डीडी को ढंग से एनालाइज किया तो फिर पता लगा दैट डीडी इज़ नो मोर रिलायबल, क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने कंफर्म किया डैट जो उनकी माँ है उसने पहले भी सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। सबसे पहले ये चीज़ होगी। उसके बाद जो हस्बैंड और वाइफ के टर्म्स थे, उनका रिश्ता था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि जो वाइफ को शक था दैट उसका हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, इसीलिए उनके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और वो वाइफ जली हुई थी। थर्डली जो हस्बैंड था वो ही अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है। तो जब कोर्ट ने ढंग से एनालाइज किया तो देखा कि डीडी रिलायबल नहीं है और ये झूठी है, और इसके बेसिस पे कन्विक्शन ना हुई। टू बी डीडी के बेसिस पे कन्विक्शन होने के लिए इम्पॉर्टेंट है डैट वो रिलायबल हो एंड ट्रस्टवर्दी हो। आई होप आपको डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।